मैं एक जांबाज थाईलैंड में एक खतरनाक मिशन पर अपने साथियों में से 6 गद्दारों को ठिकाने लगा चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने महसूस किया कि आधे घंटे में काफिले में शामिल 6 अफराद को ठिकाने लगाने के बायस काफिले के बाकी लोगों पर मेरी खासी दहशत बैठ चुकी थी। मैंने चांगसुत, जो कि बज़ो में खुद खुनसा का नंबर 2 था, उसके 6 आदमियों को न सिर्फ ठिकाने लगा दिया था बल्कि उसकी इत्तला उमर को भी भिजवा दी थी। मेरे इस अमल से उन लोगों ने गालिबन ये समझ लिया था कि मैं खुनसा और उमर के लेवल का आदमी हूँ। ये सब पहले मुझे सर कहकर मुखातिब करते थे और अब उन्होंने मुझे बॉस कहना शुरू कर दिया। हमारा काफिला अभी सिर्फ 9-10 मील आगे बढ़ा था कि हम गाड़ियां रोकने पर मजबूर हो गए। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि हम किसी बाकायदा सड़क पर सफर नहीं कर रहे थे बल्कि दूसरी जंग अजीम के दौरान फौजी इस्तेमाल के लिए बनाई गई गुजरगाह, जो अब महज पत्थरों का ढेर थी, उस पर जा रहे थे। और अब जगह जगह पत्थर और दरख्तों के टहने हमारे रास्ते में हायल थे। मैंने अपने पीछे आने वालों को मुतरजम के जरिए कहा कि पत्थर और टहने हटाएं। 5 थाई अपनी जीप से उतरे और रास्ता साफ करने लगे। अचानक एक थाई ने चीख मारी, दोनों बाजू ऊपर उठाए, चंद कदम पीछे की जानिब हटा, गिरकर चंद लम्हे तड़पा और ठंडा हो गया। हम सब उसकी तरफ दौड़े। उसके दाएं हाथ पर अभी तक एक मटियाले रंग के तकरीबन 7 इंच लंबे सांप ने अपने दांत गाड़े हुए थे। सब थाई उससे कदर फासले पर खड़े हो गए। मैंने आगे बढ़ना चाहा तो मुतरज्जम ने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। खौफ के बायस उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे बताया कि एक बहुत जहरीले सांप ने उसे काट लिया है। ये छोटा सा सांप इतना जहरीला भी हो सकता है? उसकी बात का यकीन न करते हुए मैंने अपनी जेब में से फर्स्ट एड का बक्स, जिसमें सांप की जहर की दवा भी थी, वो लाने को कहा तो उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा कि नो यूज, और गिरे हुए थाई की तरफ इशारा किया। अब उसके मुंह से झाग और आंखों और कानों से खून बहना शुरू हो चुका था और चेहरे का रंग स्याह पड़ गया था। मुतरजम ने मुझे जो कुछ बताया उसका लुब्बे लुबाब ये था कि इस सांप का नाम संगचूर है और कहते हैं कि इसका जहर इतना तेज होता है कि किसी शख्स को डसने के बाद ये फौरन पीछे हट जाता है कि कहीं डसा हुआ शख्स उसके ऊपर ही ना गिर जाए। मुतरजम ने कहा कि ये सांप बहुत गुस्से में था, इसलिए डसने के बाद भी अपने दांत उसके हाथ में गाड़े रखे। यकीनन इसकी मादा भी वहीं होगी और ये खरमस्तियों में मशगूल होंगे जब मरने वाले का हाथ उन पर जा पड़ा। अब कोई भी थाई रास्ता साफ करने को तैयार न था और रास्ता साफ किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। सालार काफिला के तौर पर अब मुझे आगे बढ़ना था। मैंने जीप से पेट्रोल भरा गैलन उठाया और दूसरे हाथ में सब मशीन गन से पत्थरों और टहनों पर फायर करते हुए पहले उस सांप को गोली मारी और फिर टहनों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। आग की तपिश से यकीन जानिए उसी नस्ल के 5 सांप अपनी जगहों से बाहर निकले जिन्हें हमने गोलियों से उड़ा दिया। ये सांप सीधे या लहराते हुए नहीं चलते थे बल्कि जलेबी की सूरत में आगे बढ़ते और पीछे हटते थे। मैंने करीबन 30 राउंड फायर किए थे। टहनों में अभी आग भड़क रही थी। मेरे लिए यही रास्ता था कि खुद पत्थरों को हटाना शुरू करूं ताकि थाइयों का खौफ दूर हो। मैंने 4-5 पत्थर ही उठाए थे कि बाकी थाई भी मेरे साथ शामिल हो गए और चौथाई घंटे में सारी रुकावटें दूर करके हम आगे रवाना हो गए। मौत का डर हो न हो, सांप का नाम सुनते ही बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यही हालत उन थाइयों की थी। हम करीबन 8 मील आगे बढ़े होंगे कि एक दरिया आ गया जिसका ना तो पाट बड़ा था और ना ही गहरा दिखाई देता था। बड़े पत्थर पानी में से झांक रहे थे। 2 थाई दरिया में उतर गए और दूसरे किनारे तक होकर वापस लौट आए। दरिया का पानी ज्यादा से ज्यादा 4 फुट गहरा था, लेकिन सारा पाट छोटे बड़े पत्थरों से भरा पड़ा था। मैंने सिवाय ड्राइवरों के सब थाइयों को दरिया चलकर उबूर करने का कहा। लाउसियों की जीप, जिसे अब मैं खुद ड्राइव कर रहा था, मैंने सबसे पहले खुद दरिया में डाली और सब ड्राइवरों को कहा कि 4 व्हील गियर लगाकर तेज रफ्तार से दरिया में से गुजरें। मेरी जीप और बाकी सारी मासिवा एक जीप के बाआसानी दरिया में से गुजर गईं। एक जीप दरिया के बीच में पत्थरों में कुछ ऐसी फंसी कि उसके चारों पहिए घूम रहे थे, लेकिन वो 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। मजबूत रस्से तो हमारे पास थे, लेकिन लाउसियों की जीप में टो चैन करने के लिए चरखी और लोहे का संगल भी था। थाइयों ने संगल को फंसी हुई जीप के आगे लगाया। फंसी हुई जीप को थोड़ा सा ही खींचना पड़ा और यूं ही वो पत्थरों के जकड़ से आजाद हुई, अपने इंजन के जोर पर चलकर दरिया के बाहर आ गई। हमने थोड़ी देर के लिए पड़ाव करके चाय पी और फिर आगे रवाना हुए।
गाइड के मुताबिक चंद मील आगे एक और दरिया था जो इससे बड़ा लेकिन गहराई में ज्यादा नहीं था। वो दरिया भी हमने अबूर कर लिया, लेकिन दरिया में एक गाड़ी को धक्का लगाते हुए एक थाई का पांव पहिए के नीचे आ गया और इस बुरी तरह से कुचला गया कि हम उसे पाई के कस्बे में एक नीम डॉक्टर के पास इलाज के लिए छोड़कर आगे रवाना हो गए। हमारी वापसी तक वो थाई उस डॉक्टर का पेइंग गेस्ट रहा और डॉक्टर ने उसका पांव नाकाबिल इलाज समझकर काट दिया था। दरिया अबूर करके रात को रास्ते में पड़ाव करके हम दूसरे दिन दोपहर को पाई के मकाम पर पहुंचे। ये खासा बड़ा कस्बा था। खरीदो फरोख्त की 2 बड़ी मार्केटों के अलावा यहाँ एक सिनेमा भी था। हमने कस्बे के वाहिद होटल में रात गुजारने का फैसला किया। होटल क्या था, बगैर किसी किस्म के फर्नीचर के 4 बड़े बड़े कमरे थे और सारे खाली थे। मैंने 4 कमरे ले लिए, एक अपने लिए और बाकी 3 थाइयों के लिए। हमें कमरे लिए थोड़ी ही देर हुई थी कि पुलिस के चंद अहलकार आ गए। हमारे पास सिर्फ एक पासपोर्ट था, सिर्फ मेरा, और वो भी रॉबर्ट माइकल के नाम से। लेकिन पुलिस वालों ने ना तो बाकी लोगों के पासपोर्ट देखने चाहे और ना ही हमारा असलहा और बगैर नंबर की जीपों की तरफ कुछ ध्यान दिया। वो तो हम लोगों से कुछ ऐंठना चाहते थे। मुतरज्जम के कहने पर मैंने उन्हें 100 अमरीकी डॉलर का एक नोट दिया। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा और हंसते हुए नोट हमें लौटाकर मुतरज्जम को कहा कि ऐसे डॉलर तो हजारों की तादाद में हमारे पास हैं, जिनसे हमारे बच्चे खेलते हैं। मेरे और मुतरज्जम के लाख यकीन दिलाने के बावजूद वो मुतमईन न हुए और बिल आखिर ये फैसला हुआ कि एक ब्रिटिश पादरी जो करीब ही एक चर्च में रहता है, अगर वो कह दे कि ये नोट असली है तो वो ये नोट ले लेंगे और हमें कुछ नहीं कहेंगे। चारों नाचार मैं और मुतरज्जम उन पुलिस वालों के हमराह पादरी के पास गए। चर्च से मुल्हिका पादरी की छोटी सी रिहाइशगाह थी। हमारे 3-4 बार दस्तक देने पर वो बाहर आया। लगभग 40 बरस की उम्र का ये पादरी हम दोनों अजनबियों को रात के वक्त पुलिस के हमरा देखकर ठटक गया। उसके इस्तफसार पर मैंने नपी तुली अंग्रेजी में कहा कि हम मुसाफिर हैं और 1-2 रोज पाई में ठहरने के बाद आगे की राह लेंगे। मैं इन पुलिस वालों को हमें बिला वजह तंग करने के एवज 100 अमरीकी डॉलर दे रहा हूँ, लेकिन ये नोट को जाली समझ रहे हैं और हम आपके पास नोट के असली होने की तस्दीक के लिए आए हैं। ये कहते हुए मैंने नोट उसके आगे कर दिया। हमारी ये गुफ्तगू दरवाजे में खड़े खड़े ही हुई थी। नोट लेकर पादरी ने उसे उलट पलट कर देखा और हमें अंदर आने की दावत दी और अपने मुख्तसर से ड्राइंग रूम में हमें बिठाकर मुझसे कहने लगा, ये नोट असली है, लेकिन मेरी तस्दीक के बगैर पुलिस वाले इसे नहीं लेंगे और मैं भी अपनी माली जरूरियात की वजह से यूं ही तस्दीक नहीं करूंगा और मेरे तस्दीक करने का मुआवजा भी 100 डॉलर होगा। मेरा जी तो चाहा कि उस पादरी की ऐसी पिटाई करूं जिसे उसकी आइंदा आने वाली नस्लें कभी ना भूल सकें, लेकिन हम बर्मा में बगैर किसी बड़ी वजह के किसी किस्म का तसादुम मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मजबूरन उसकी ब्लैकमेलिंग को मानना पड़ा। मैंने असबात में सर हिलाया तो पादरी ने पुलिस वालों को बर्मी जबान में कुछ कहा। उन्होंने सर हिलाकर हाँ कहा तो पादरी नोट लेकर अंदरूनी कमरे में चला गया और थोड़ी देर में ही बर्मी करेंसी क्यात का एक बंडल लाकर पुलिस वालों को दे दिया। ये 40,000 क्यात थे। पुलिस वालों ने झुककर पादरी से और हमसे मुसाफा किया और चले गए। मैंने जेब से 100 डॉलर का एक और नोट निकाल कर उसे दिया। नोट लेकर वो कहने लगा कि इस नागवार काम के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे चर्च का और अपना खर्च बाहर तौर पूरा करना होता है। मैं आपको ये बता देना अपना फर्ज समझता हूँ कि सिवाय रंगून के आप अमरीकी डॉलर और पाउंड वगैरह कहीं भी तब्दील नहीं कर सकेंगे। मैं आपको 400 क्यात फी डॉलर दे सकता हूँ। अगर ज़रूरत हो तो कल दोपहर 1 बजे मेरे पास आ जाएं, लेकिन अभी मुझे ये ज़रूर बता दें कि आपने कितने डॉलर तब्दील करवाने हैं। मैंने ये सोच कर कि हमें बर्मा क्रॉस करते हुए और फिर वापसी के सफ़र में भी बर्मी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसे कहा कि 2000 डॉलर की बर्मी करेंसी चाहिए। नो प्रॉब्लम कहकर उसने मुझे अगले रोज़ आने का कहा और हम रुखसत हो गए। मैं महसूस कर रहा था कि काफिले के 6 बंदों को हलाक करने से अगर एक तरफ मेरे बाकी हमराही मुझसे खौफजदा हो गए थे और मेरे अहकाम को बिला चूं चरा बजा लाते थे, तो दूसरी तरफ उनके और मेरे दरमियान एक गैर महसूस सी खलीज भी हायल थी। हालात ऐसे थे कि सिर्फ रोब और दबदबे से ही काम नहीं चल सकता था। मुझे अब शेर की दलेरी के साथ साथ लोमड़ी की चालाकी से भी काम लेना था। मैंने इसका आगाज मुतरज्जम से किया और उसे कहा कि तुम्हारी खूबियों और वफादारी को पेश नजर रखते हुए मैं तुम्हें अपना नंबर 2 मुकर्रर करता हूँ। तुम इस बात का ऐलान बाकी हमराहियों में भी कर दो और उन्हें ये बता दो कि अपनी मुहिम कामयाबी से सर कर लेने के एवज मैं हर एक को 1500 अमरीकी डॉलर दूंगा। मेरा माजी का तजुर्बा मुझे बताता था कि जब अपने किसी जूनियर को उसकी तारीफ करके अपना नायब बनाया जाए तो वो दिलो जान से अपने सीनियर को खुश रखने की कोशिश करता है।
مترجم ہونے کے باعث وہ پہلے ہی باقی قافلے والوں کے ساتھ میرے رابطے اور احکام دینے کا ذریعہ تھا، اور اب نمبر 2 کی حیثیت سے اسے اپنی مرضی سے چھوٹے موٹے کام کرنے کی میں نے اجازت دے دی تھی۔ اگلی صبح وہ مجھے بتائے بغیر 4 جیپوں کی صفائی اور ضروری مرمت کے لیے ورکشاپ میں لے گیا۔ دوپہر 1 بجے میں پادری کے پاس گیا اور $2000 دے کر 8 لاکھ کیات لے آیا۔ میں نے نمبر 2 کو سب کے سامنے 3 لاکھ کیات دیے اور کہا کہ جیپوں کی مرمت کا خرچ دینے کے علاوہ سب جیپوں اور خالی ڈرموں میں پیٹرول بھرنے والے اور 1 لاکھ کیات ہمراہیوں میں برابر تقسیم کر کے باقی اپنے پاس رکھے، اور اگر آئندہ سفر کے دوران کوئی چیز لینا مناسب سمجھے تو خرید لے۔ میں نے مزید 1 لاکھ کیات ڈاکٹر کے پاس اپنے زخمی ساتھی کے قیام و طعام اور علاج کے لیے دیے۔ برمی کرنسی کی بین الاقوامی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن برما کے اندر اشیاء ضرورت اس قدر سستی تھیں کہ 1 لاکھ کیات رکھنے والا خاصا امیر سمجھا جاتا تھا۔ میں نے مترجم کو یہ بھی کہا کہ وہ زخمی ساتھی کے علاج کے لیے 1 لاکھ کیات دینے کی بات بھی سب کو بتا دے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں صرف حکم دینے اور اس کی بجا آوری ہی نہیں چاہتا، بلکہ اپنے ہمراہیوں کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتا ہوں۔ وہ شام سارے تھائی گھومنے پھرنے اور پینے پلانے کے لیے نمبر 2 کی اجازت سے شہر میں گھومنے چلے گئے۔ نمبر 2 بھی مجھ سے اجازت لے کر ان کے ساتھ ہی چلا گیا، اور میں ہوٹل کے کمرے میں لیٹا اس مہم کے دوران ماضی میں پیش آنے والے واقعات اور آئندہ سفر کے دوران درپیش آنے والی مشکلات کا احاطہ کرنے لگا۔ میں نے چیانگ رائی سے چلتے وقت دلی میں قیصر سے ٹیلی فون پر بات کی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ 10 دن کے اندر اپنے ساتھیوں سمیت کالادان پہنچ جائے اور کسی ہوٹل میں ٹھہرے۔ میں بھی اس وقت تک کالادان پہنچ جاؤں گا۔ ہم میں سے جو بھی پہلے پہنچیں گے وہ دوسرے کا انتظار کریں گے۔ میں بامر مجبوری تھائیوں کے ہمراہ جا رہا تھا، لیکن اصل مہم کے دوران میں صرف اپنے آزمودہ ساتھیوں پر ہی اعتبار کر سکتا تھا۔ واپسی پر میرے ہمراہ راجا تریدیو کی بیوی اور لڑکے کے علاوہ جواہرات کا بیش قیمت خزانہ بھی ہونا تھا، اور اسی وجہ سے میری ذمہ داری بہت بڑھ جانی تھی۔ انہی خیالات میں کھویا ہوا میں نہ جانے کب سو گیا اور صبح اس وقت جاگا جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو نمبر 2 کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات نشے کی حالت میں تھائیوں کی ایک شراب خانے میں چند برمیوں سے تو تکار ہو گئی۔ وہی پولیس والے وہاں بھی موجود تھے۔ جھگڑا ہاتھا پائی تک بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن پولیس والوں نے 2 تھائیوں کو پکڑ لیا اور اب انہیں لے کر مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں جلدی تیار ہو کر نیچے آیا تو پولیس والوں نے ہوٹل کے مالک کے ذریعے، جو تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا، مجھے بتایا کہ جھگڑا کرنے کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی گئی۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑنے کے لیے سم منی یعنی $100۔ میں نے خواہ کا جھگڑا کرنا اور بات کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آیا اور 40,000 کیات لے کر پولیس والوں کو دے دیے۔ اب یہاں مزید ٹھہرنے کا مطلب تھا کہ ہر روز پولیس والوں کو رشوت دی جائے اور نہ جانے کب وہ زیادہ رقم کا مطالبہ کر بیٹھیں۔ میں نے نمبر 2 سے کہا کہ اب سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سب نے جلدی رخت سفر باندھا اور ہم 9 بجے اپنی آئندہ منزل یعنی ٹوانگ پاس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اگر آپ برما کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ برما کو کراس کرنے کے لیے میں نے جو راستہ چنا تھا وہ سیدھا نہیں بلکہ بل کھاتا ہوا زگ زیگ اور بڑے شہروں سے دور نسبتاً کم آباد علاقوں سے گزرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود اپنے ساتھیوں کو فوجیوں اور حکومت کے کارندوں سے حتی الامکان کسی تصادم سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارا مشن برما میں نہیں بلکہ چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں میں رانگا ماٹی تک جانا اور بخیریت واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر بھی ہمیں برما سے گزرنا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ برما میں تلخیاں چھوڑ جاؤں تاکہ ہماری واپسی پر وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ اسی مصلحت کے پیش نظر میں نے پائی میں نہ صرف پولیس والوں کو رشوت دی بلکہ پادری کی بلیک میلنگ کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے خاموشی سے قبول کیا۔ ٹوانگپ پاس نامی پہاڑی درے سے گزر کر ہمیں ٹوانگپ کے قصبے میں جانا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یہ پہاڑی درہ صوبہ اراکان میں جانے کا کم از کم اس علاقے میں جہاں سے ہم گزر رہے تھے واحد ذریعہ تھا۔ صوبہ اراکان میں مسلم آبادی نسبتاً باقی برما کے خاصی زیادہ تھی۔ فوجی جنتا کا بھی اس صوبے پر بہت کم ہولڈ تھا، اس لیے حکومت نے اس صوبے کو باقی ملک کی نسبت بہت کم سہولتیں دی تھیں۔ ٹوانگپ پاس کے داخلی سرے پر خاصی تعداد میں فوجی تعینات تھے اور ان کی چیکنگ کے بغیر اس درے کو کراس کرنا محال تھا۔ مترجم اور ایک گائیڈ کے مشورے سے میں نے فیصلہ کیا کہ درے اور پائی کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے پوڈوانگ میں رکا جائے اور میں گائیڈ کے ہمراہ آگے جا کر درے کی صورتحال اور چیکنگ کا معیار دیکھوں اور کوشش کر کے کچھ فوجیوں کو اپنے ساتھ ملا لوں تاکہ ہمارا قافلہ چیکنگ اور پوچھ تاچھ کے بغیر درہ کراس کر جائے۔ ہم قریب 12 بجے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد پوڈوانگ پہنچ گئے۔
पोडवांग एक छोटा सा कस्बा था और उसमें एक चर्च भी था। हमने चर्च के बाहर जीपों को ठहराया और मैं पादरी से मिलने चर्च के अंदर चला गया। पादरी को मैंने अपना पासपोर्ट दिखाकर कहा कि मैं पाकिस्तान से सेवंथ डे चर्च, जो कि ईसाई मजहब का एक फिरका है, और आसाम में एक ईसाई बस्ती के मकीनों के लिए कार्डिनल की भेजी गई मदद की अपील के जवाब में उनके पास जा रहा हूँ और मुझे दर्रे से गुजरने के लिए उसकी मदद दरकार है। ये पादरी रोमन कैथोलिक था और सेवंथ डे वालों से उनका मजहबी इख्तिलाफ बिल्कुल ऐसा ही था जैसे पाकिस्तान में शिया और सुन्नियों में है। हालांकि एक अल्लाह, एक कुरान और एक नबी खातिमुन नबीजीन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को इन पेशावर मौलवियों ने महज अपने हलवे मांडे के लिए 100 के करीब मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम कर रखा है और इन्हीं नीम मुल्लाओं की वजह से उम्मत मुस्लिमा की ताकत यकजा होकर दुश्मनों का मुकाबला करने के बजाय आपस में ही दस्तों गिरबां होकर रह गई है और जिसका फायदा हर लम्हा गैर मुस्लिम और हुनूद और यहूद उठा रहे हैं। सुकूत ढाका के बाद दिल्ली में मेरे क़याम के दौरान भारतीय फौजी जासूसी एजेंसी DMI के ब्रिगेडियर रंजीत की खुफिया डायरी मेरे हाथ आ गई थी, जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गया था कि उस वक्त के बाज चोटी के सियासतदानों, बिजनेस मीटिंग्स के अलावा चंद पाकिस्तानी ऐसे उलमा के नाम भी थे जो DMI के पेरोल पर थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े और नामवर मजहबी आलिम भारतीय एजेंट होंगे। और आज तो ये हाल है कि अमरीकी CIA के पेरोल पर उनसे दो चंद ज्यादा उलमा हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें राह रास्त पर लाए और ये पाकिस्तानी मुसलमानों को बजाय भटकाने के एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मुत्तहिद होने का दर्स दें। खैर, पोडवांग के पादरी ने मेरी सारी बात सुनकर और मेरे इसरार के बावजूद मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मैं परेशानी के आलम में चर्च से बाहर आया तो गाइड ने मेरी कैफियत से हालात का अंदाजा लगाते हुए कहा कि वो इस दर्रे से कई बार गुजर चुका है। जब भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने खुनसा की तस्वीर, जिसकी पुश्त पर खुनसा ने अपने हाथ से लिखा हुआ है, फौजियों के अफसर को दिखाई। तस्वीर देखकर और इबारत पढ़कर अफसर ने उसे फौरन जाने की इजाजत दे दी। मुझे यकलख्त ख्याल आया कि खुनसा ने मुझे भी फौजियों से बचने के लिए खतूत दिए थे। मैंने पहले गाइड की तस्वीर और अगर उससे काम न बने तो खुनसा के खतूत को इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने गाइड को कहा कि हम दोनों फौजियों के अफसरों के पास जाएंगे जबकि बाकी काफिला हमसे 1 मील पहले रुक जाएगा। पहले तुम अपनी तरकीब से काम निकालने की कोशिश करना, अगर उस तरह कामयाबी हो गई तो बहुत बेहतर, वरना मैं अपनी कोशिश करूंगा। थोड़ी ही देर में हमारा काफिला दर्रे की तरफ रवाना हो गया। दर्रे के बिल्कुल करीब गाइड ने बाकी काफिले को रुकवा दिया और मैं गाइड के हमराह दर्रे के आगाज पर फौजी चौकी में चला गया जहां बकौल गाइड उनका अफसर बैठा था। वहां जाकर मालूम हुआ कि पहला अफसर तो कब का ट्रांसफर हो चुका है, उसकी जगह नया अफसर एक मेजर आया है और आज एक जनरल भी मुआयने के लिए आया हुआ है। अपनी पहचान वाले अफसर का न होने का सुनकर गाइड तो मायूस हो गया और मुझे वापस चलने को कहा, लेकिन मैंने जनरल को मिलने का फैसला कर लिया। खुनसा कोई मामूली आदमी नहीं था। बर्मा के फौजी हुक्मरानों से उसके न सिर्फ जाती ताल्लुकात थे बल्कि वो फराख दिली से उनकी माली आहानत भी करता था। यकीनन उसके लिखे हुए खतूत मामूली अफसरों के लिए नहीं बल्कि टॉप ब्रास के लिए थे। मैंने उसके दोनों खतूत के लिफाफों पर एड्रेस देखे तो वाकई 2 जर्नैलों के नाम थे। गाइड को बाहर छोड़कर मैं चौकी के साथ बने हुए मेस में गया, बल्कि नए मेजर ने अपने सिपाहियों के हमरा मुझे वहां भेजा। मैंने ADC को एक सादा कागज पर खुनसा के खत के साथ उसका एक दोस्त लिखकर जनरल के लिए दे दिया। मेजर जनरल शालगुप ने मुझे 10 मिनट में ही तलब कर लिया। वो एक 40-45 साला खासा पढ़ा लिखा और अक्सर मुस्कुराते रहने वाला शख्स था। मुझसे रस्मी तारुफी कलमात के बाद उसने मुझसे पूछा कि विस्की या चाय। जवाबन मैंने कहा कि सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा तो मैंने उसे खुनसा का खत दिखाया। एड्रेस पढ़कर उसने कहा कि ये खत मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं खुनसा का दोस्त हूँ और उसकी तहरीर पहचानता हूँ। आप बताइए क्या काम है। मैंने कहा कि मेरे हमरा खुनसा के माल की एक खेप है जिसे आसाम के रास्ते भारत पहुंचाना है। अगर बगैर चेकिंग और बाज पुरस के हमें दर्रे से गुजरने दिया जाए तो आपके बेहद मशकूर होंगे। हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं है क्योंकि ऐसे कामों में पासपोर्ट की कोई हैसियत नहीं होती। मैंने पूरे तहम्मुल और यकीन से कहा। जनरल ने जवाब दिया कि खुनसा का दोस्त, मेरा दोस्त, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को न सिर्फ दर्रे से गुजरने की इजाजत है बल्कि बर्मा के सरहद तक मेरा एक सिपाही और एक अफसर तुम्हारे साथ जाएंगे। बादियो नजर जनरल की ये बड़ी फराख दिलाना पेशकश थी, लेकिन मैंने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए उसे कहा कि अपने फौजी मेरे हमरा भेजने की बजाय
अगर वो राहदारी के तौर पर एक हुक्मनुमा खत मुझे दे दे तो बहुत बेहतर रहेगा। हमने सूबा अराकान में से चंद मजदूर और गाइड लिए हैं। आपके फौजियों को हमराह देखकर वो काम करने से कतराएंगे। मैंने उसे वजह बताई तो वो मान गया और एक खत लिख कर मुझे दे दिया कि ये लोग हमारे और खुनसा के खास आदमी हैं। इन्हें बगैर चेकिंग और पूछगिछ के आगे बढ़ने दिया जाए और जरूरत पड़ने पर उनकी हर मुमकिन मदद की जाए। उसने कहा कि मुझे यकीन है कि इस खत की वजह से आप लोगों को फौज और सिविल की तरफ से कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैंने उसका दोबारा शुक्रिया अदा किया और रुखसत होकर मेस से बाहर आ गया। मैंने गाइड को कहा कि वो जीप में जाकर सारे काफिले को ले आए, तब तक मैं मेजर के पास उसका इंतजार करूंगा। आधे घंटे में ही काफिला मेरे पास पहुंच गया। मेरे जनरल से मिलने के बायस मेजर पर मेरा खासा रोब पड़ चुका था। मैं उससे हाथ मिलाकर अपनी जीप की तरफ आया और हमारा काफिला बिला रोक टोक दर्रे से गुजरकर 2 घंटे के अंदर ट्वान गप के कस्बे में दाखिल हो गया। अब हम सूबा अराकान में थे और यहाँ हमने एक रात क़याम करना था। तो ये थी हमारी आज के एपिसोड। दोस्तों, जांबाज सीरीज के पीडीएफ में कुछ सफ़ात ना होने के बायस इसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है, जिसके लिए हम बेहद माजरत खां हैं। फिलहाल हम आपसे ये अर्ज करना चाहते हैं कि इन कहानियों को बनाने में काफ़ी वक्त और एक से ज़ायद इंसानों की मेहनत सिर्फ होती है। हम अपनी तरफ से अपने तमाम वसाइल इस पर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा चैनल खुद कफील नहीं हो पाया। हम यूं भी आप लोगों के ताउन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और अगर हम आपके कमेंट का रिप्लाई न कर पाएँ तो उसके लिए हम आपसे माजरत खां हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि सब कमेंट्स पढ़ें और सबका रिप्लाई करें। आप सब लोग हमारे हर दिल अजीज व्यूअर्स हैं। हम आपके ताउन और मदद के तालिब हैं। शायद आपको हमारी ये गुजारिश निहायत सस्ती, लालची और खुदगर्ज लगे, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि आपसे गुजारिश करें कि हमारी वीडियोस पर एड्स को स्किप ना करें, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बना सके और हम बाकी सब काम तर्क करके सिर्फ आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाते रहें। और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें हमारी मदद करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।